बॉस ने कहा जो लड़की मेरे बेटे से शादी करके एक रात गुजारेगी मैं उसको लाखों रुपए दूंगा। मैंने हाँ कर दी। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसे जानकर आज मेरी शादी थी। हर लड़की के अपने शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं, वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वो दूसरी शादी से जरा अलग थी। ये शादी कम और एक सौदा ज्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा में विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी, सादा सा जोड़ा पहने एक आम सी दुल्हन आने वाली। वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वो पागल है। अरे वो तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वो आकर मेरे पास बेड पे बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसीलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही उठा लिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पे पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक अजीबो नजरों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर तक टकटकी लगाए मुझे देखता रहा। और न जाने उसे क्या हुआ, वो एकदम से उठकर मेरे कमरे से टेरेस पे चला गया। मेरा नाम पूजा है और मैं गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी है। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी। जो गरीब फैमिली से यहाँ पे अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियां पढ़ने आती थी। इसीलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मग्न रहती थी। मेरी कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उसके साथ कभी कभी स्टडी डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों मैं जयपुर से एक लड़का जिगर माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा होने लगी। वो बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली बार उसे देखा तो मैं भी अपना दिल दे बैठी। लेकिन वो तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पे जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप्स बने तो जिगर मेरे ग्रुप्स में शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार जिगर मेरे नोट्स भी बना देता। वो हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता था। कोई भी असाइनमेंट बनाने में मेरे साथ मेरी मदद करता था, जबकि किसी और लड़की से वो बात तक भी नहीं करता था। कुछ तो मुझसे कहने लगी, जिगर तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस जिगर के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। और कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वो शहर की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखता था और मैं एक निचले तबके से ताल्लुक रखती थी, जिसका बाप
सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही नहीं हुई। न मैंने कभी जिगर से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी जिगर ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज जिगर नहीं आया था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, तभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और आज आखिरी दिन भी वो न आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से अपना घर आ गई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी के तखान उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वो कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही साथ टेस्ट के दौरान पता चला कि पिताजी के वाल्व बंद हैं और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सके। वक्ती तौर पे सरकारी अस्पताल में इलाज करवा के पिताजी तो घर आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा। पिताजी अब ज्यादातर घर पे ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते थे कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन वो चोरी से काम पे चले गए तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो पिताजी भी खुद यही कहने लगे कि अब जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितनी भी राशन थी वो सब खत्म होने को आ गई थी। जितनी जमा पूंजी थी वो सब थोड़ी थोड़ी करके खत्म होने लगी थी। हमने घर भी बदल लिया, एक कम किराए पे छोटा सा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसीलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो काम करेगा, तो मुझे ही बाहर कदम निकालना पड़ा। पहले तो पिताजी की ही सब्जी रेहड़ी से निकल जाता था घर के खर्च। रोज रोज सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से मैं ताजा सब्जी ले आती और घर के बाहर रखकर बेच देती थी। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते कि हमारे डेली के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? इसीलिए मैंने एक फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैंने अपनी बात पे डटी रही और मेरे पिताजी से इजाजत ले ली। इजाजत देते हुए पिताजी का दिल बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात में पलटी की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग अलग जगहों पे नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसमें वैकेंसी देखकर बहुत जगह अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीने में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहां पर पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और यह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों मेरी एक जगह पर नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, मिस पूजा, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, उसके हिसाब से आपकी सैलरी और आपकी पोस्ट कुछ कम नहीं है। क्या बॉस ने मुझसे यह सवाल किया तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गई कि हाँ बोलूं या ना बोलूं, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वो कुछ देर मुझे गहरी नजरों से देखते रहे।
मुझे उलझन होने लगी। लेकिन फिर वो कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो उसने कहा। तो मैंने उलझन भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और पूछा, कैसे सर? तो बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस पूजा, आप समझदार हैं, समझ सकती है, इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम से गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों में से निकलने से डरती है। मुझे लानत है तुम पर और तुम्हारे काम पर। मैं गुस्से से यह कहते हुए ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वो कमीना बॉस मुझे आवाज ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप पर इतना लाचार और बेबस लग रहा था कि ये दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं है। मैं कितनी देर इसी तरह बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ पूजा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच बता दी। माँ ने मुझे अपने साथ गले लगा लिया और हौसला दिया। कहने लगी, बेटा, अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे ही बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। माँ ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया, पर मैं काफी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन हिम्मत और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्द ही मेरी किस्मत में मुझे एक MK इंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई। यह नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। सैलरी ज्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे अब काफी आसानी हो गई थी। यहाँ पे काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई उसको साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों वर्कर्स के एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई और उनकी तरफ से एक अजीब सा ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं उसको बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पे दूंगा। मुझे बॉस की ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी थी। ना जाने उनके बेटे के साथ ऐसा क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर यह बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही तो है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कर दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए। उसी वक्त रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया गया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो माँ तो सुनकर शौक में चली गई, मुझसे खफा हो गई। पिताजी का रवैया माँ से अलग न था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे इन पैसों का लालच था जिनसे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन भी तो नजर नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए
लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसीलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन भी आ गया। सारे फंक्शन सादगी से हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंक जरूर गई थी। लेकिन उस नाम के तो बहुत से लोग होते होंगे। अब यह जिगर वो जिगर तो बिल्कुल नहीं हो सकता जिसके आने से ही दिल धक धक करने लगता, जबकि ये तो न जाने कौन सा पागल साइको था। मैं विदा होकर ससुराल आ गई और अभी जब मैंने कमरे में जिगर देखा तो मेरी हैरत की सीमा न रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने जिगर की तरफ देखा तो वो बड़ी गहरी और प्यार भरी नजरों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए अपना सर झुकाया, लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ कि तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो। तुम्हारे बारे में ऐसी मशहूर बातें हैं। मेरी बात सुनकर जिगर ने गहरी सांस ली और वो कहने लगा, मैं जब जयपुर से माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में एंटर होते ही मेरी पहली नज़र तुम पे पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पे बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन पर सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियां जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह से मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें ही देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आई थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया था और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया, सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। और ये सोच आते ही एक सुकून सा दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना अच्छा लगने लगा। इन दिनों पापा की तरफ से मुझ पे शादी का प्रेशर बढ़ने लगा। दरअसल दिल्ली से पापा ने मुझे बुलाया ही इसीलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस के फर्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वो अपने ही जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वो अपना बिजनेस को चार चांद लगा सके। मैं उनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसीलिए आखिरी दिन तुमसे मिलने यूनिवर्सिटी नहीं आया। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ सकता, इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। मैंने पापा की मर्जी के आगे अपना सर झुका दिया, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता और फिर मैंने एक दिन यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर पे भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़ के जा चुके हो। मैं बहुत सा उम्मीद लेके आया था, अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढता। इसके बाद जैसे खुद से ही उजड़ गया था। इन दिनों मेरी हालात, मैं अपने मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वह मुझे कहीं घुमाने लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसीलिए मैंने उनसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करो। उसको मेरा इनकार करना बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी
और अपने बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान हो सकता है और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा न था। मैंने न तो उस लड़की से माफ़ी मांगी और न ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पे बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्द ही वो हमारी शादी पक्की करते। लेकिन मैं भी सिर्फ घर पे ही पड़ा रहता। मेरा दिल नहीं करता कि मैं कहीं बाहर जाऊं आऊं। पापा मुझे बहुत डांटते थे, डपटते थे, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद अब पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। वो मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते थे, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी। उनकी ज़रूरत जब थी तब तो वो अपने बिजनेस जमाने के फिक्र में लगे रहते थे। फिर मेरा ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता न देखे, न ही मुझे अभी शादी करनी है, मुझे कुछ वक्त दे। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसीलिए उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मुझे कुछ वक्त दिया और कहने लगे। इसी तरह दिन गुजरने लगे। पापा अपने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग और दुनिया से उजाड़ देखते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अक्सर वो मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुला लेते ताकि मैं खुश हो जाऊं, लेकिन मैं वक्ती तौर पे तो बहल जाता और फिर उसी बाद हालत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे, तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहां से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वो गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए क्या पूछताछ करता। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता न चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी न थी और न ही तुम्हारी किसी से दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ पापा ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, वो जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। रविवार के तय वक्त पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, मगर पूजा नाम की लड़कियां न जाने कितनी थी इस दुनिया में, यह सोचकर रह गया। और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया हूँ। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारे नसीब जुड़ना था, और देख लो आज हम एक हो गए। जिगर ने ये कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह मैं और जिगर बहुत खुश अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उसकी आंखें भी नम थी, शायद वो भी जिगर की इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लग रहा था। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। जिगर थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से जिगर को देख रहे थे। सिर्फ मैं और जिगर ही सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने और जिगर ने एक दूसरे से वादा किया था
कि यह बात हम कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं वही लड़की हूँ जिसे जिगर शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसीलिए वो हमें खुश देखकर बहुत खुश थे। अचानक जिगर पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पूजा को मेरी जिंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। जिगर ये कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वो कितनी देर जिगर को अपने सीने से लगाए खड़ी रही। हम तेरी शादी को लगभग 1 महीना हो गया। यूं ही बैठे बैठे मुझे जिगर की माँ का ख्याल आया तो मैंने उससे पूछ ही लिया, जिगर आपकी मम्मी कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और न ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नजर नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीरें और पापा के अलग अलग शहरों की तस्वीरें घर में जगह जगह लगी हुई हैं। मेरी बात सुनकर जिगर फीकी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, चलो आज मैं तुम्हें ये सच भी बताता हूँ। मेरे मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वो दोनों परिवार का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का सौदा था, जिसे इन दोनों ने मंजूर किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपने सोशल लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहती थी। वो क्लब जाती, पार्टी करती और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को 2 से 4 करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान न चाहते हुए भी मैं पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था। वो अभी अपने पैरों में किसी तरह की बेड़ियां नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। फिर पैदा होने के कुछ दिन तक तो मम्मी पापा आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही दोबारा झगड़े शुरू होने लगे। मम्मी को आपत्ति होती कि पापा उन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को ऐतराज होता कि मैं जब घर पे आता हूँ तो तुम घर पे मौजूद नहीं होती हो। इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय 8 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने से कम उम्र के लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो वो नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। कभी कभार तो मम्मी के ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश करने लगते, लेकिन एक तो वो नशे में होते और फिर दूसरी मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोक दी। और फिर एक दिन मम्मी ने पापा को तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला वो भागकर मम्मी के पास गए और मम्मी से मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी थी और अगर मम्मी उनके साथ से निकल जाती तो इनका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पे डटी रही। उनके ऊपर नए इश्क का भूत सवार था। वो पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गया। साथ ही साथ पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करने पड़े। तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत वक्त लगा उनको यह बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी। ये क्या था, पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने घर में मम्मी की एक एक चीज फेंक दी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीरें भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत बुरा असर पड़ा।
मम्मी की बेवफाई, रोज रोज के झगड़े, मुझे औरत जात से भरोसा खत्म हो गया। मैं इस तरह की ज़िंदगी से अपने लिए नहीं चाहता था और ना ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत चाहता था जिसे ना घर का ख्याल हो, ना अपने पति का और ना ही बच्चे का, जिसे ये तो पता हो कि शाम को तैयार होकर उसको क्लब जाना है, लेकिन यह न पता हो कि शाम को उसका बेटा और पति क्या खाएंगे, जिसे पराये मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं चाह रहा था कि मुझे वो औरत मिले जो मेरे अटेंशन और प्यार की भूखी हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बनाकर रखे और जब अपने घर वापस आऊं तो यूं मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती मिले। फिर इसीलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम हो ही वो औरत जो मेरी ज़िंदगी में ये सब ला सकती हो। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत सी लड़कियां देखी, मुझे वो अच्छी भी लगी, लेकिन वो सब की सब मम्मी की तरह ही थी। मम्मी की तरह उनके ख्यालात थे, उनकी ज़िंदगी भी मम्मी की ज़िंदगी जैसी ही थी। मैं धीरे धीरे इन सब से ऊब गया और फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया। और जब मैं माइग्रेट होकर आया तो मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। जिगर ने यह कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने उनको सीने से लगा लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि जिगर की मोहब्बत और साथ हमेशा के लिए मेरे लिए है। और उधर मेरे पापा का भी ऑपरेशन हो चुका था और उनकी तबीयत भी अब ठीक थी और वापस से उन्होंने अपना काम संभाल लिया था। अब मैं अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ से खुश थी और जिगर के साथ मेरी आगे की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।